बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। न्यू सिलेबस का क्या है, न्यू बुक का। तो न्यू बुक का चैप्टर नंबर 7 क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। अब मैंने आपको बताया थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो का हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। डायनेमिक्स का मतलब क्या है, इन मोशन। इन मोशन। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, इन मोशन। इन मोशन। तो जब हम क्या करेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे और वो किस फॉर्म में हो, मोशन की फॉर्म में हो। तो हीट जब मोशन की फॉर्म में हो उसके बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या नाम देंगे, थर्मोडायनेमिक्स। तो लफ्जी मानी क्या बना, देखो थर्मोडायनेमिक्स, हीट इन मोशन। जब हमारे पास क्या है, हीट मोशन की फॉर्म में हो, जब आप उसको स्टडी करोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स। हीट इन मोशन का मतलब क्या, देखो हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है या नहीं। तो इसको हम नाम देते हैं, हीट किस फॉर्म में है, मोशन फॉर्म में। याद रखना थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हीट इन मोशन। आसान अल्फाज में हीट का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको हम किस चीज में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। लफ्जी मतलब भी आपको समझ आ गया, थर्मो का मतलब हीट, डायनेमिक्स का मतलब क्या है, इन मोशन। अब देखो इसको हम डिफाइन किस तरह करके, बहुत ही सिंपल। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल अल्फाज में क्या है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम क्या नाम देंगे, थर्मोडायनेमिक्स। देखो मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी है, यानी हीट एनर्जी। इसके बाद हमारे पास क्या है, इस साइड पर हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। क्या मौजूद है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना या मैकेनिकल एनर्जी का हीट में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। तो सिंपल अल्फाज में देखो हीट मोशन में है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह फिर से मैकेनिकल से हीट फॉर्म में, हीट से मैकेनिकल फॉर्म में। तो यहाँ पर हीट एक मोशन है ना, हीट मोशन की फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, फिर से दूसरी फॉर्म से पहली फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो हीट इन मोशन को स्टडी करना, जब हीट किस फॉर्म में हो, मोशन की फॉर्म में हो, जब आप उसको स्टडी करोगे तो उसको हम नाम देंगे थर्मोडायनेमिक्स। या आसान अल्फाज में जब हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए या मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम नाम देते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम किस चीज में पढ़ेंगे, एनर्जी का कन्वर्जन, थर्मोडायनेमिक्स में। अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड, थर्मल इक्विलिब्रियम। आपने सुना है थर्मल का मतलब क्या है, फिर से उसी तरह थर्मो या थर्मल किससे आया है, हीट से आया है। किस है, हीट से आया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बैलेंस। एक्सीलेंट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस। सिंपल अल्फाज में देखो थर्मल क्या है, हीट इन बैलेंस। आसान अल्फाज में लफ्जी मतलब क्या बना, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बना, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, हीट इन बैलेंस। जब हीट किस फॉर्म में आ जाए, बैलेंस की फॉर्म में आ जाए, तो इसको हम नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखो किस तरह हीट बैलेंस की फॉर्म में, आपके साथ एक बॉडी वन है, आपके साथ एक बॉडी है, वो क्या है, वन। दूसरी बॉडी भी आपके पास पड़ी, उसको आपने क्या नाम दिया, बॉडी टू। अब देखो बॉडी वन का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री। बॉडी टू का टेम्परेचर कितना है, 12 डिग्री। अब एक बात मैंने आपको पहले ही समझाया था कि टेम्परेचर हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। टेम्परेचर हमेशा हॉट बॉडी से किधर ट्रांसफर होगा, कोल्ड बॉडी की तरफ टेम्परेचर होगा। मतलब क्या है, हमेशा जो टेम्परेचर होगा, हीट एनर्जी होगी, वो क्या है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी। कोल्ड से हॉट की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो अब देखो हमारे पास क्या है, इस बॉडी वन का टेम्परेचर ज्यादा है ना, बॉडी टू का टेम्परेचर क्या है, कम। तो हीट एनर्जी किधर से, तो बॉडी वन क्या बनी, हॉट बनी, मतलब ये गर्म है, इसलिए इसका टेम्परेचर ज्यादा है। बॉडी टू हमारे पास क्या बनी, कोल्ड। तो अब देखो कोल्ड का मतलब इसका टेम्परेचर कम है। हमेशा टेम्परेचर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी। अब दो बॉडी, इसको हमने थर्मल कॉन्टेक्ट में लाया। किस में लाया, थर्मल कॉन्टेक्ट। थर्मल कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, इन दोनों को हमने करीब ले आया। क्या ले आया, करीब। इसमें कौन सा कॉन्टेक्ट बना, थर्मल कॉन्टेक्ट बना। थर्मल कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, इसमें क्या है, हीट का कॉन्टेक्ट बना। मतलब क्या है, एक बॉडी से हीट दूसरे में ट्रांसफर हो रही। अब देखो किस तरह, अब देखो इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो इस बॉडी से हीट किस में ट्रांसफर होगी, कोल्ड बॉडी में, हॉट से। इसका टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री, इसका टेम्परेचर क्या है, 12 डिग्री। अब देखो ये टेम्परेचर ज्यादा बॉडी से कम बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगा तब तक ट्रांसफर होगा जब इन दोनों का हीट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब इसका हीट भी कितना बना, 26 डिग्री,
इसका हीट भी कितना बना 26। तो 26 प्लस 26 जमा करोगे क्या बन जाएगा 52 डिग्री से 52 डिग्री। उसी तरह 40 प्लस 12 जमा करोगे क्या बन जाएगा 52 डिग्री। तो देखो इस तरफ दोनों हीट को जमा करोगे तब भी 52 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर जमा करोगे तब भी 52 डिग्री आ रहा है। पर क्या है, ये जो ऊपर वाले दो बॉडी है ये हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, जबकि नीचे दो बॉडी ये हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडी का हीट क्या हो गया सेम हो गया, दोनों बॉडी का हीट क्या हो गया सेम हो गया। तो ऐसा कंडीशन जिसमें गर्म बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर हो जाए, ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए सेम हो जाए, तो फिर क्या होगा बैलेंस हो जाए। फिर ना तो पहले से दूसरी में ट्रांसफर होगी ना दूसरी से पहले में ट्रांसफर होगी। अब हीट का ट्रांसफर क्या हो जाएगा रुक जाएगा। अब ये वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं बॉडी किस पॉइंट में चली गई है थर्मल इक्विलिब्रियम में चलेगी, दोनों का हीट क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इस पॉइंट पर बॉडी में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो जब बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा हीट ट्रांसफर होगी या नहीं, नहीं, क्या है नो हीट ट्रांसफर, क्या है नो हीट ट्रांसफर। क्यों हीट ट्रांसफर नहीं होगी? क्योंकि दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है सेम होता है, बॉडी 1 का और बॉडी 2 का दोनों का टेम्परेचर क्या बन जाता है सेम। जब टेम्परेचर सेम हो जाता है तो फिर हीट का ट्रांसफर होना क्या हो जाता है बंद हो जाता है। तो देखो बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, जब दो बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस हो जाए ऑफ टू बॉडीज और टू सिस्टम, इसको हम नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जिसमें बॉडी के दरमियान हीट का ट्रांसफर होना क्या हो जाता है बंद हो जाता है। अब देखो हमारे पास क्या है थर्मोमीटर, ये तो आपने देखा है ना थर्मोमीटर घरों में। देखो जब डॉक्टर थर्मोमीटर घर के आपके देखो किसी के घर में होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उसके घर में तो पड़े रहते थर्मोमीटर। थर्मोमीटर देखो जब आप घर में जाओगे ना तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं या नहीं। देखो ये सिर्फ अब देखो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह नहीं कर सकते हो। थर्मोमीटर में देखो जब आप जाओगे, थर्मोमीटर सर क्या है मरकरी का बना होता है, उसके अंदर मरकरी होता है और वो किसका होता है शीशे का होता है। अब ये थर्मोमीटर देखो है क्या, थर्मोमीटर का काम क्या है मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। आसान अल्फाज में थर्मोमीटर क्या है किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को क्या करता है मेजर करता है। तो देखो अगर किसी बंदे को बुखार हो जाए तो हम थर्मोमीटर से चेक करते हैं या नहीं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री। तो अगर 37 डिग्री से बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं इस बंदे को क्या हो गया बुखार हो गया फीवर हो गया। क्या हो गया फीवर हो गया। तो टेम्परेचर कम हो जाए तब भी डेंजरस है, बॉडी में क्या होगा ठंडा बुखार होगा, बॉडी में क्या हो जाएगा ठंडा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी इंसान क्या हो जाएंगे अपनी एक्टिविटी को लॉस करेंगे। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तब भी इंसान सही फंक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे, या टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी इंसान सही फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो दोनों कंडीशन में टेम्परेचर क्या है 37 वो टेम्परेचर होता है जिस पर इंसान परफेक्टली काम करते हैं। अगर 37 से टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए दोनों कंडीशन में इंसान वर्क नहीं करते, इंसान किस तरह फील करता है फीवर फील करता है। तो थर्मोमीटर हमारे पास क्या बना बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना। अब देखो थर्मोमीटर बॉडी के टेम्परेचर किस तरह मेजर करती है। अब देखो एक बंदा है ना उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री है, या सपोज 39 तक पहुंच गया, कितना तक पहुंच गया 39 डिग्री। अब इस बंदे को क्या होगा बुखार होगा क्योंकि उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या है ज्यादा है 39 डिग्री। अब आप क्या करोगे उसके मुंह में देखो डॉक्टर क्या करते हैं उसके मुंह में थर्मोमीटर रखते हैं या नहीं, या उसके आर्मपिट एक्सिला में रखते हैं या मुंह में थर्मोमीटर को रखते हैं। So the body of avoid in thermal equilibrium with thermometer। आसान अल्फाज में ये अक्सर एक्सक्यूज रहता है जब आप थर्मोमीटर को बॉडी के मतलब किसी भी बंदे के मुंह में रखते हो या एक्सिला में रखते हो मतलब आर्मपिट, वहां पर ये जो थर्मोमीटर है ये बॉडी की टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो ये थर्मोमीटर हमें बता देता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है 39 के 30 40 है कितना है। तो हमें बता देता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो नॉर्मल डिग्री कितना है 37 डिग्री, 37 से बढ़ गया बुखार, तो बुखार से बचना चाहिए तो ठंडा बुखार। तो दोनों कंडीशन में देखो जिस भी बंदे को बुखार हो जाता है उसकी बॉडी देखो ना तो वो सही तौर पर खाता है, उसकी डाइजेशन भी कमजोर, वो इस तरह महसूस करता है, बॉडी में दर्द होती है। तो वो क्यों उसका एंजाइम सही काम नहीं कर रहे। जब एंजाइम सही काम नहीं करेंगे तो डाइजेशन नहीं होगी, जब डाइजेशन नहीं होगी तो बॉडी में खुराक हजम नहीं होगा, जब खुराक हजम नहीं होगा तो इंसान को एनर्जी नहीं मिलेगी, जब एनर्जी नहीं मिलेंगे तो आपको मैं लेक्चर फिर नहीं दे सकूंगा। ठीक है आपको समझ आ गया। अब देखो ये बायोलॉजी नहीं मैं पढ़ाऊंगा। अब क्या है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है देखो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर का मतलब क्या है जिस तरह प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या है पैरामीटर। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस तरह प्रेशर हो गया वॉल्यूम हो गया और टेम्परेचर हो गया, ये हमारे पास पैरामीटर है। इस पैरामीटर को हम क्या नाम देते हैं स्टेट वेरिएबल। तो पहला आपने समझना है व्हाट इज स्टेट वेरिएबल।
ये जो पैरामीटर हमारे पास प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया और टेम्परेचर, इसको हम नाम देते हैं स्टेट वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आप इस वेरिएबल को एक दूसरे के दरमियान रिलेट करोगे, इन दोनों के दरमियान, इन वेरिएबल के दरमियान मुख्तलिफ रिलेशन बनाओगे, जिस तरह हम बॉयज लॉ में रिलेशन बनाते हैं, चार्ल्स लॉ में बनाते हैं, तो जब आप इन वेरिएबल्स के दरमियान क्या करोगे, रिलेशन बनाओगे, तब इसको आप क्या नाम दोगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट अलग चीज है और हमारे पास स्टेट वेरिएबल अलग चीज है। अलग अलग आपको देखो, अरे को प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर, अलग अलग आप क्या नाम दोगे, स्टेट वेरिएबल। जब इन सब को रिलेट करोगे तो क्या बनाओगे, इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब आते हैं बॉयज लॉ। बॉयज लॉ किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। कब दिया था, 1662 में दिया। अब बॉयज लॉ हमें बताता क्या है, बॉयज लॉ हमें बहुत ही सिंपल कंसेप्ट देता है। हमें देता है कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन का मतलब ये, अगर आप प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन। तो बॉयज लॉ कब एप्लीकेबल है, बॉयज लॉ का वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन तो है, ये एक बात आपने याद रखना है कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन है, मगर कब, जब हमारे पास टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और साथ में याद भी रखना है मास भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो देखो बॉयज लॉ हमें क्या बताता है, वॉल्यूम का प्रेशर के साथ कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो इन दोनों का इनवर्स रिलेशन तब होगा जब हमारे पास टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को खत्म करोगे तो क्या लगाओगे, कांस्टेंट के लगाओगे। तो V इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई P। P यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। VP इज इक्वल टू K। क्या हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन को इस तरह भी लिखते हैं, VP इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो बॉयज लॉ को आप डिफाइन किस तरह करोगे, दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। नंबर वन, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको आप क्या नाम दोगे, बॉयज लॉ। तो बॉयज लॉ किस तरह डिफाइन करोगे, सिंपल, कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बहुत ही सिंपल। या आप इस तरह कह सकते हो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयज लॉ। या दूसरी तरफ आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट। तो इसको हम इस तरह दूसरी दफा भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बॉयज लॉ का दूसरा तारीफ बना। अब वीपी हमें क्या बताता है, वीपी हमें ये बताता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है, देखो हमारे पास वॉल्यूम क्या है 20 डिग्री, प्रेशर क्या है 10 डिग्री। अब दूसरी दफा देखो, प्रेशर मैंने 10 से कितना कर दिया 20, प्रेशर को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ। 20 का हाफ क्या होगा 10, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम, वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो सिंपल आपने समझना है, पहले केस में देखो वॉल्यूम कितना है 20 और प्रेशर क्या है 10, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। जब मैंने प्रेशर को ज्यादा कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम। मगर इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट किस तरह है, देखो Vp इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ऊपर वाला देखो, V को P से मल्टीप्लाई करो, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 200। पहले केस में 200 आ गया, फिर 10 को 20 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ रहा है 200। तो इसको हम कहते हैं बॉयज लॉ। इसको कहते हैं कि Vp का जो आंसर है, Vp का जो प्रोडक्ट है, जब मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, एक जैसे रहेगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इसको हम कहते हैं Vp हमेशा किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर। अब ग्राफिकल आप इसको किस तरह लिखोगे, वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है तो ग्राफ किस तरह आएगा, कर्व आएगा। ग्राफ किस तरह आएगा, कर्व। ग्राफ किस तरह आएगा, कर्व। और ये ग्राफ देखो, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन, यहाँ पर देखो सब कुछ जीरो है, 1 लिखो, लेट्स सपोज 10 20 30 40 50। अब देखो यहाँ पर 1, लेट्स सपोज 10 20 30 40 50। अब यहाँ पर देखो, जब मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, देखो प्रेशर यहाँ पर कितना है 50 और वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, लेट्स सपोज 5 है ना। उसी तरह जब प्रेशर मैंने 50 से 40 कर दिया तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 10 तक पहुंच गया। फिर जब मैंने प्रेशर को और कम कर दिया, देखो 20 तक पहुंच गया, वॉल्यूम कितना तक पहुंच गया 20 तक।
फिर प्रेशर को मैंने और कम कर दिया, देखो जब प्रेशर को मैंने और कम कर दिया तो वॉल्यूम कितना बना 20। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, देखो प्रेशर कम हो रहा है मगर वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप देखो इस तरह देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है मगर प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस इनवर्स ग्राफ हमें ये बता रहा है जब आप प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। मगर ये ग्राफ तब आपके पास आएगा बॉयज लॉ, वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन तब होगा जब आप टेम्परेचर को क्या रखोगे, कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, जब आप क्या रहे, टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको हम दूसरे अल्फाज में भी कहते हैं आइसोथर्म। क्या कहते हैं, आइसोथर्म। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसा। थर्म का मतलब क्या है, हीट, एक जैसे हीट पर। तो इस ग्राफ को हम आइसोथर्म भी कहते हैं। अब देखो इस रिलेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2 इज इक्वल टू V3 P3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो अगर आप इसको V1 का नाम दोगे, ये जो पहला रिलेशन बना, देखो P1 हमारे पास, देखो पहला रिलेशन को V1 P1, उसी तरह ये क्या है V2 P2, उसी तरह V3 P4, सबका आंसर देखो एक जैसा आ रहा है या नहीं। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि V1 P1 V2 P2 V3 P3 अप टू सो ऑन, ये सारे किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। तो सिंपल आप एक रिलेशन बनाओ, V1 P1 किसके बराबर है, V2 P2। तो इस रिलेशन को आपने याद रखना है। अक्सर इसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको वॉल्यूम 1 गिवन होता है, प्रेशर 1 गिवन होता है, उसी तरह प्रेशर 2 गिवन होता है। आपसे क्या पूछा गया कि वॉल्यूम 2 बताओ, वॉल्यूम क्या बताओ, 2 बताओ। तो इसको आपने याद रखना है। तो याद हमारा लेक्चर